सबसे पहले बात करते हैं हम यूनिवर्स की। किसकी बात करते हैं? यूनिवर्स की। यूनिवर्स शुरू हुआ 13.8 बिलियन ईयर्स पहले। कितने साल पहले? 13.8 बिलियन ईयर पहले। यानी ये होता है 1380 करोड़ साल। कितना होता है? 1380 करोड़ साल। यानी कि इतने करोड़ साल पहले यूनिवर्स बना। क्या बना? यूनिवर्स बना। उसके बाद पृथ्वी बनी। उसके बाद क्या बना? पृथ्वी। यहां तक हो गया। आपको बस एक एक लाइन लिखना रहेगा। अब हम देखेंगे, ठीक है। 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बना हमारा यूनिवर्स। क्या बना? यूनिवर्स। अब हम देखेंगे अर्थ का। उसके बाद हम धीरे धीरे आएंगे इंसान पर। अभी इंसान सेल भी नहीं बना है। क्या नहीं बना है? सेल, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी नहीं बने, ठीक है। अब उसके बाद आती है बारी हमारे अर्थ की। सबसे पहले आया यूनिवर्स। क्या आया? यूनिवर्स। साइंटिस्ट या हम बोले तो कॉस्मोलॉजिस्ट के हिसाब से यूनिवर्स शुरू हुआ बिग बैंग थ्योरी से। कहां से? बिग बैंग। दो बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडी टकराए और फिर ओरिजिन हुआ हमारे यूनिवर्स का। 13.8 बिलियन ईयर्स। 1 बिलियन यानी होता है 100 करोड़। 1 बिलियन यानी 100 करोड़, ठीक। 1 बिलियन मतलब लिख सकते हो आप लोग 1 बिलियन। 1 बिलियन मतलब कितना होता है? 100 करोड़। क्योंकि हम लोग इंडियन है तो हम लोग जो है करोड़ और लाख में ज्यादा समझते हैं, ठीक है। 1 बिलियन यानी होता है 100 करोड़। कितना होता है? 100 करोड़। तो 4 बिलियन यानी कितना होगा? 400 करोड़, ठीक है। तो 1 बिलियन यानी होता है 100 करोड़। तो यूनिवर्स हुआ 13 बिलियन यानी कि 1300 करोड़, ठीक है। और अर्थ हुआ 4 बिलियन मतलब कि 400 करोड़। 4.54 बिलियन ईयर्स टू बी वेरी प्रिसाइज, यानी कि 454 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी बनी। क्या बनी? पृथ्वी बनी। कितना करोड़ साल पहले? 454 करोड़ साल पहले पृथ्वी बनी। तो सबसे पहले यूनिवर्स बना, फिर हमारी क्या बनी? पृथ्वी बनी, ठीक है। यह हमारा अर्थ है। क्या है? अर्थ। फिर एक और थ्योरी है कि थिया। थिया एक मतलब काल्पनिक कैरेक्टर है जिसमें क्या हुआ, जो थिया ऐसा टकराया, फिर उसी थिया यानी कि अर्थ के कुछ हिस्सा से अलग होकर हमारा मून बना। क्या बना? मून। इसीलिए हम चंद्रमा को मामा कहते हैं। क्या कहते हैं? मामा। यानी कि भाई और बहन का खून का रिश्ता होता है ना, तो वैसे ही हमारा जो मून यानी कि लूना, मून का नाम क्या है? लूना। वो लूना पृथ्वी के ही समझो जमीन, पत्थर, इन सब से बना है, ठीक है। तो ये थ्योरी है। उसका नाम क्या था? थिया, जो ऐसे अलग हुए, ठीक है। तो इसलिए हम चंद्रमा को मामा कहते हैं, समझो। ओके, तो यूनिवर्स बना 13.8 और फिर अर्थ बना 4.54 बिलियन ईयर्स पहले। अभी इंसानों का एंट्री नहीं हुई है, सेल वगैरह के भी एंट्री नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद एक बैक्टीरिया हुआ, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। उसी की वजह से पृथ्वी पर ऑक्सीजन आया। क्या आया? ऑक्सीजन आया। साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं उसको? साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। यह हो गया, सब लिख लिए? ओके। साइनोबैक्टीरिया की एंट्री होती है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन हुआ और फिर अभी तक इंसान नहीं आया, ठीक है। अब हम लाते हैं सीधा इंसान को। किसको लाते हैं? इंसान को। फर्स्ट इंसान को प्रिमिटिव ह्यूमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हम लिखेंगे फर्स्ट प्रिमिटिव मैन ऑन अर्थ। बोलो, फर्स्ट प्रिमिटिव मैन ऑन अर्थ। अब हम ले आते हैं इंसान को। तो पहला जो है होमो हैबिलियस को ले आए हैं। जैसे कि प्रॉपर जो आदि मानव है वो 2 लाख से लेकर 3 लाख साल इतना पहले आ गया, ठीक है। तो पहले के लोग ऐसे दिखते थे। दिख रहा है आपको? फर्स्ट आइडेंटिफाइड जीनस होमो। आप सभी को पता है अभी हम क्या हैं? होमो क्या है? हम होमो सेपियंस है। क्या है? होमो सेपियंस है, ठीक है। तो ये जो है होमो सेपियंस से पहले का, होमो सेपियंस से पहले। तो अभी हो गया है इंसान का एंट्री। क्या हो गया है? इंसान का एंट्री। अभी होमो सेपियंस नहीं आया, ठीक है। आप सभी को पता है पहले होमो हैबिलियस था, होमो निएंडरथालस, होमो एंथ्रोपोथेकस, ठीक है। उसके बाद में हम होमो सेपियंस पर आएंगे, ठीक है। तो ये जो है 2.3 मिलियन ईयर्स पहले, कितने साल पहले? होमो जो जीनस है, होमोजीनस, ठीक है। ये जो है इसकी ये आया। क्या आया? होमोजीनस। ये जीनस जो है होमो का है वो 2.3 बिलियन ईयर्स पहले। 1 मिलियन यानी होता 10 लाख। 1 मिलियन यानी
10 लाख, लैख, इसको ऐसे लैख भी लिखते हैं, ठीक है। तो 2.3 मिलियन यानी कितना होगा? 23 लाख। क्या होगा? 23 लाख। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, तो 2 मिलियन यानी कितना? 20 लाख। 2.3 यानी कि 23 लाख, ठीक है। ये हुआ। अब हम एंट्री करते हैं आदि मानव की। किसकी एंट्री करते हैं? आदि मानव। आदि मानव को इंग्लिश में प्रिमिटिव ह्यूमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव ह्यूमन। यहां जो मैन शब्द यूज हुआ है, ये मैन का मतलब मैन से भी और विमेन से भी है, ठीक है। यहां पर ये मैन का मतलब पर्सन से है। किससे है? पर्सन से। किससे है? पर्सन से, ठीक है। हम अगर आपको स्लाइड नहीं दिखाएंगे, तो अब इंसान की एंट्री होती है 2 लाख साल पहले। कितने साल पहले? 2 लाख साल पहले। किसी किसी बुक में 3 लाख दिया रहता है। तो इंसान कब आया? 2 से 3 लाख साल पहले। ये बात हो रही है आदि मानव की। किसकी बात हो रही है? आदि मानव की। यहां पर हुआ आदि मानव का एंट्री। तो इससे पहले लोग आदि मानव थे, यानी कि आदि मानव का मतलब क्या है कि उन लोग कपड़े नहीं पहनते थे, उनका भाषा सिर्फ इशारों से बात करते थे, क्लिक्स का साउंड निकाल कर बात करते थे। भाषा डेवलप नहीं हुई थी। क्या नहीं हुई थी? भाषा डेवलप नहीं हुई थी। अब इसके बाद आती है सिविलाइजेशन। क्या आती है? सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मतलब उनकी भाषा डेवलप हो गई है, लोग कपड़े पहनते हैं और सभ्य व्यक्ति हो गए। क्या हो गए? सभ्य व्यक्ति, यानी कि सिविलाइज्ड ह्यूमन। क्या ह्यूमन? सिविलाइज्ड ह्यूमन। सभ्य लोगों का सोसाइटी को बोलते हैं सभ्यता। क्या कहते हैं? सभ्यता। तो सबसे फेमस आपने सुना ही होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। सुने हो इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आया आपका 4500 साल पहले। कब? 4500 साल पहले। आपको इमेज दिखाते हैं इसको। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भाषा डेवलप हो गई थी, लोग समाज में रहते थे, लोग कपड़े पहनते थे, ठीक है। इस प्रकार से जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़, तो इसका आप लोग लिखेंगे, ये आपके बुक के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से 4500 साल पहले। कितना साल पहले? 4500 साल पहले सिविलाइजेशन आई। क्या आई? सिविलाइजेशन, सभ्यता। क्या आई? सभ्यता। क्या आई? सभ्यता। इसके बाद फिर इंडिया में आएगा वैदिक पीरियड। क्या आएगा? वैदिक पीरियड 3500 साल पहले। समझ में आ रहा है? क्रोनोलॉजिकली चलते आ रहे हैं हम लोग। 13.8 बिलियन, 4.54 बिलियन, फिर 23 लाख साल, फिर 2 से 3 लाख, फिर अभी हम लोग आए 4500 साल पहले। पहला खेती 10,000 साल पहले हुआ था। पहला खेती कब हुआ था? 10,000 साल पहले तीर्थंकर पहाड़ी में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। कहां है? पाकिस्तान में। पहला फसल जो हुआ था बार्ले का हुआ था। किसका हुआ था? बार्ले। बार्ले यानी क्या होता है? जौ। क्या होता है? जौ। जैसे गेहूं होता है ना, वैसे एक फसल और होता है जौ। क्या होता है? जौ। उसको इंग्लिश में बार्ले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार्ले, ठीक है। तो वो खेती, पहला खेती, हिंदी के कई बुक में भी लिखा रहता है कि 10,000 साल पहले, ठीक। क्या लिखा रहता है? 10,000। इंसान खेती करना शुरू किया 10,000 साल पहले। कितना साल पहले? ये ईयर्स एगो। ईयर्स एगो। खेती को क्या बोलते हैं? फार्मिंग। फार्मिंग शुरू किया 10,000 साल पहले। कितने साल पहले? 10,000 साल पहले, ठीक है। अभी आएगा वैदिक पीरियड। क्या आएगा? वैदिक पीरियड। क्या आएगा? वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड शुरू हुआ 3500 साल पहले। कब शुरू हुआ? 3500 साल पहले। तब जो है 4 वेदास आए। क्या है? 4 वेदास। आप सभी को पता है ओल्डेस्ट वेद जो होता है ऋग्वेद होता है। क्या होता है? ऋग्वेद। सबसे यंगेस्ट जो है वो अथर्ववेद है। क्या है? अथर्ववेद। तो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसी अथर्ववेद से इसी वेद में 4 वर्णों की चर्चा हुई। कितने वर्णों की चर्चा हुई? 4 वर्णों की चर्चा हुई। अब शुरू होगा आपका संविधान का थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है। हो गया? लिख लिया सब लोग? 10,000 साल पहले फार्मिंग, 4500 साल पहले फर्स्ट सिविलाइजेशन। अलग अलग जगहों में सिविलाइजेशन। हम क्योंकि भारत के लोग हैं तो भारत के
लिए है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्योंकि पाकिस्तान, पहले पता ही आपको, पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था और अलग अलग जगहों पे मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइना में आपका येलो रिवर सिविलाइजेशन, तो ऐसा ऐसा अलग अलग जगहों में अलग अलग सिविलाइजेशन था। बेबीलोन सिविलाइजेशन भी था, बेबीलोन अभी खत्म हो गया। हो गया सब? तो वेद का हमने देख लिया है। तो वेद में 4 वर्ण थे। कितने थे? 4 वर्ण। ब्राह्मण, बोलो साथ में, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। शूद्र, ठीक है। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद 4 वेद, उनमें से ओल्डेस्ट वेद क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त अलग अलग हिस्सा होता है इसके, हमारे बुक में चैप्टर होता है अलग अलग, वैसे पुरुष सूक्त में इन 4 वर्णों की चर्चा है। कितने वर्णों की चर्चा है? 4 वर्ण, जिसमें यह बताया गया है कि, देखो मैं बता रहा हूं आपको, ब्रह्मा एंड वर्ण सिस्टम। तो उस ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में बताया गया है 4 क्लासिफिकेशन का। कितना क्लासिफिकेशन का? 4 क्लासिफिकेशन। अभी दलित और अनटचेबल्स अभी नहीं आए हैं, वो लेटर वैदिक पीरियड के बाद आएंगे, ठीक है, 1000 साल बाद आएंगे अभी, ठीक है। तो यहां पर ब्रह्मा की इमेज मैं चाहता हूं, यह मिल गया हमें। तो ब्रह्मा की, तो उस पुरुष सूक्त में बताया गया है कि ब्रह्मा के सिर से हुए ब्राह्मण्स। क्या हुए? ब्राह्मण्स। लिखेगा मत क्योंकि फिर बहुत समय हो जाएगा। और भुजाओं से हुए क्षत्रिय। क्या हुए? क्षत्रिय। उदर यानी कि पेट, पेट से हुए वैश्य। कई के बुक में उदर लिखा होता है और कई के बुक में थाई लिखा रहता है, ठीक है, थाई, यानी कि जांग से या पेट से वैश्य वर्ण की उत्पत्ति हुई, ठीक है। अगर आप पुराणों में देखेंगे तो पुराण में लिखा रहता है उदर, उदर यानी कि क्या होता है? पेट होता है, ठीक है। और फिर पैरों से हुई शूद्र वर्ण की उत्पत्ति। अभी अनटचेबिलिटी नहीं आए हैं, वो 1000 साल बाद आएगा, ठीक है। ये बात हो रही है 3500 साल पहले की। कब बात हो रही है? 3500। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वैदिक पीरियड। क्या बोलते हैं? हिंदी में कहा जाता है वैदिक काल। क्या कहा जाता है? वैदिक काल। तो सिर से ब्राह्मण्स, भुजाओं यानी कि शोल्डर से क्षत्रिय, और पेट या जांग से वैश्य, और पैरों से शूद्र। यहीं से बैकग्राउंड बननी शुरू हो जा रही है अनटचेबिलिटी की या कास्ट सिस्टम की, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको वर्ण सिस्टम बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम? क्या बोलते हैं इसको? वर्ण सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम में 2 फर्क ये है कि वर्ण सिस्टम में आप अगर अगर आप टीचर बनते हैं तो आप, अगर जैसे कि मान चलिए आपका जन्म हुआ है वैश्य में और आप टीचर बन गए यानी कि पढ़ाने लगे, तो आप अपना जो है वर्ण चेंज कर सकते हैं। तो आप चले गए ब्राह्मण्स में, ठीक है। तो ये वर्ण सिस्टम में आपके प्रोफेशन पे डिपेंड करता था। किस पे डिपेंड करता था? आप प्रोफेशन पे, आप क्या काम करते हैं उसके हिसाब से आपका वर्ण डिसाइड होता था। अब इसके बाद फिर लेटर वैदिक पीरियड में, किसमें? लेटर वैदिक पीरियड में, यानी कि 600 BCE के बाद, 600 BCE के बाद, यानी कि 2600 साल पहले। कई के बुक्स में 3000 साल लिखा रहता है, तो हम मान के चलते हैं 2600 से लेकर 3000 साल पहले। कहां कहां तक? 2600 से 3000 साल पहले। अब आएगी कास्ट सिस्टम। क्या आएगी? कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम यहां पर इंट्रोड्यूस होगा। कास्ट सिस्टम, तो जो हमारे वैदिक पीरियड है उसमें कास्ट का जिक्र नहीं है, ठीक है। कास्ट उस समय नहीं था, वर्ण था। क्या था? वर्ण। कास्ट सिस्टम की उत्पत्ति 3000 साल बताई जाती है, कई के बुक में 2600 साल पहले बताई जाती है, ठीक है। कास्ट सिस्टम की ओरिजिन, अभी अनटचेबिलिटी आया नहीं, अनटचेबिलिटी थोड़ा और बाद में आएगा, ठीक है। ओरिजिन, ओके। तो फिर क्या हुआ? कास्ट सिस्टम यानी कि फिर जातियों का उदय हुआ। क्या क्या उदय हुआ? जातियों का, जिससे बहुत सारी जातियां डिवाइड हुई, जिसमें आप सभी को पता है अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी, एसटी, इन सब कैटेगरी हुआ, ठीक है। उसमें भी इन 4 में और अलग अलग डिवाइड किया गया। जैसे ओबीसी में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से, मंडल कमीशन यानी कि 1990s में आया था,
उस कमीशन के रिपोर्ट के हिसाब से ओबीसी में ही 2700 से ज्यादा जातियां आती हैं। ठीक है, ओबीसी वर्ग में 2700 2700 से भी ज्यादा जातियां आती हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट, मंडल आयोग बनाया गया था। ओबीसी आरक्षण फिर उसके बाद शुरू हुआ 1990s के बाद। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं फिर अब कास्ट सिस्टम का उदय हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि लोग को ये रिजिड था। क्या था? रिजिड था। यानी आपका जन्म अगर सोनार के घर हुआ है तो आप सोना तराशने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकते। अगर आपका जन्म लोहार के यहाँ हुआ है तो आप लोहा पीटने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकते। अगर आपके पिताजी सारथी हैं तो आप सारथी समझते हो, घोड़ा चलाने वाला, तो घोड़ा चलाने के अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते। अगर आपका जन्म ब्राह्मण यानी कि टीचर के यहाँ हुआ है जो पढ़ाते हैं, तो आप उस पढ़ाने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकते। अगर आपका जन्म वॉरियर यानी क्षत्रिय के घर हुआ है तो आप सेना में जाने के अलावा और कुछ काम नहीं कर सकते। तो इससे क्या हुआ? रिजिड हो गई। क्या हो गई? रिजिड हो गई। और अगर आपका जन्म शूद्र के घर हुआ है तो आप सेवा के अलावा और कोई काम नहीं कर सकते। तो ये रिजिडनेस किसमें दिखती है हमें? कास्ट सिस्टम में। किसमें दिखती है? कास्ट सिस्टम में। अब जन्म होगा अनटचेबिलिटी का। किसका जन्म होगा? अनटचेबिलिटी का। अनटचेबिलिटी शुरू कैसे हुई? इसका बहुत सारे रीजन दिया हुआ है। ठीक है, जैसे बाबा साहब ने एक बुक भी लिखी है, हु आर अनटचेबल्स एंड हाउ दे बिकेम अनटचेबल्स। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बुक है, अछूत कौन है और वे कैसे अछूत बने। उस बुक में पूरा विवरण है कि अछूत कैसे बने, मतलब अछूत जो है, अछूत कैसे बना, अनटचेबल कैसे बना। ठीक है, तो कुछ थ्योरी के हिसाब से अनटचेबल्स, आप सभी को पता है, अगर आप किसी गांव में हो और अगर आप सरपंच या उस गांव में जो मुखिया है, पंचायत होती, सब सभी ने सुना है पंचायत, गांव में पंचायत होती थी। तो अगर आप उस पंचायत का नियम नहीं मानते तो पहले बहुत सारी प्रथाएं हुआ करती थी। ठीक है, नववधु प्रथा, ठीक है, जिसमें अलग अलग बहुत इतनी सारी कुरीतियां थी जिसको आप पढ़ोगे आपको रोना आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि अगर कोई ओबीसी वर्ग या अगर कोई निचले तबके जो कहा जाता था उसके घर में अगर कोई बहू आती थी, ठीक है, तो उसको 3 से 4 दिन ब्राह्मण्स के यहाँ रुकना पड़ता था। इन सब नववधु प्रथा कहा जाता है इसको। इन सब प्रथाओं का जब विरोध किया लोगों ने, यानी कि लोअर क्लास के लोगों ने, तो फिर उनको समाज से बहिष्कृत किया गया। समाज से बहिष्कृत किया गया यानी कि समाज से निकाला गया, समाज से निकाल दिया गया। तो आप समझ ने अब सुना होगा, अभी भी होता है छोटे छोटे गांवों में कि समाज से निकाल दिए जाते हैं तो बाकी जो गांव के लोग हैं ना उनसे बात करते हैं, ना उनसे लेना देना करते हैं, ना उनके शादी में जाएंगे, ना उनसे कुछ प्रकार का नाता रखेंगे, ना रिश्ता रखेंगे। तो इस तरह से अभी तो आपका जैसे कि मान लो समाज से निकाल दिया, आप वो गांव को छोड़कर दूसरे राज्य चले जाओगे, किसी को पता नहीं चलेगा, आप अपना बिजनेस ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन उस समय हम बात कर रहे हैं 2000 साल पहले, 2500 साल पहले की। तो इससे हुआ क्या कि जो, और इसमें मनुस्मृति पर हम आएंगे फिर, तो इससे क्या हुआ, जब समाज से निकाला गया लोगों को तो वो लोग पूरा कट गए समाज से, ना उनको कोई काम देता था, तो उनके पास पैसे की कमी हुई। ठीक है, फिर वो लोग क्या हुए, मरे हुए जानवर का भी मांस खाने लगे। ठीक है, अब ऑब्वियसली इंसान भूखा है तो जो मरा हुआ जानवर उसका भी मांस खाने लगे। तो इन सब को देखकर और उनसे लोग घृणा करने लगे कि कैसे लोग हैं कि दूसरे जानवर, मरे हुए जानवर का मांस खा रहे हैं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जब लोग, जैसे कि अगर कोई, अभी आप देखेंगे कि बहुत लोग जो है सुअर जो है चराने का काम करते हैं, बकरी चराने का काम करते हैं, तो जिसके अभी लोग काफी एटीट्यूड में बोलते हैं कि यार ये कोई काम है, इस प्रकार से, तो आप उन लोगों से थोड़ा दूर बनाएंगे। अभी एक हाल ही में डॉक्यूमेंट्री आई थी मुसहर की, यानी कि बिहार में लोग हैं जो दलित वर्ग से आते हैं, वो सुअर चराते हैं। क्या चराते हैं? सुअर। खाने की तंगी की वजह से उनको चूहा खाना पड़ता है। क्या खाना पड़ता है? चूहा। मुसहर उस गांव का नाम है, मुसहर नाम गांव का नाम, उन लोग चूहा खाते हैं, उस वजह से पड़ा है। आप सभी को पता है चूहा को मुसवा कहा जाता है रीजनल क्षेत्रीय भाषा में। तो चूहा खाते हैं उन लोग। ठीक है, तो उसमें बताया गया कि लोग हमारे यहाँ आकर, अब क्योंकि गरीबी में लोगों को कुछ गलत काम भी करने पड़ते हैं, जैसे कि उन लोग शराब बेचते हैं। ठीक है, क्योंकि पैसे की कमी है, तो इसका समर्थन नहीं कर, लेकिन इंसान मजबूरी में क्राइम की तरफ जाता है। ठीक है, तो उन लोग शराब बेचते हैं, कुछ लोग, उसमें हर कोई परिवार नहीं, लेकिन कुछ तो बताते हैं कि उच्च वर्ण हमारे यहाँ से शराब पी लेते हैं लेकिन पानी तक नहीं पीते करके। तो इस तरह से जो लोअर डिवीजन है, जैसे कि शूद्र वर्ण जो था,
तो उस तरह से जो निचला तबका सेवा वाला काम उन लोग किए। तो अगर आप कोई सुअर पालें तो सुअर के बीच रहना, उसी प्रकार के पौधे सुअर नाली वगैरह में रहता है, ठीक है। तो उस प्रकार से लोगों ने दूरियां बनाना शुरू किया। क्या शुरू किया? दूरी बनाना। दूरी बनाए, इतना बनाए कि धीरे धीरे वो अनटचेबिलिटी, छुआछूत का रूप लेने लगा। क्या लेने लगा? छुआछूत का। इस प्रकार से उत्पत्ति हुई छुआछूत, जिसको अनटचेबिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता कहते हैं इसको शुद्ध हिंदी में। क्या कहते हैं? अस्पृश्यता। हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, उसमें छुआछूत का अंत नहीं लिखा, अस्पृश्यता। क्या लिखा हुआ है? अस्पृश्यता का अंत। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 यानी कि 17। तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि जब लोग इस तरह से करते थे तो उनको जो अछूत थे, अब क्योंकि अब आते हैं हम लोग मनुस्मृति पर। फिर एक ब्राह्मण हुए जिनका नाम था मनु। क्या नाम था? मनु। उस समय दो ही तरीके थे अपनी बातों को पहुंचाने का। कितने तरीके थे? श्रुति और स्मृति। श्रुति और स्मृति यानी कि आप कहानियों के जरिए अपनी कहानी जो है परंपरा को फैलाएं। किसके जरिए? कहानियों के जरिए। जैसे जो अभी भी ट्राइबल जो लोग होते हैं, आदिवासी तबके के लोग, उन लोग अभी भी अपनी जो परंपरा है, अब उन लोग जैसे लिख के तो रखते नहीं कि हम लोग जैसे अपनी पीढ़ी को पढ़ाएंगे आगे बोल के, तो लोग कहानियों के जरिए अपनी परंपरा और अपने जो देवी देवता हैं उनके बारे में फैलाते हैं। उसी में बहुत सारी स्मृतियां होती हैं, जिसमें से एक है मनुस्मृति। क्या है? मनुस्मृति। तो एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था मनु। क्या नाम था? मनु। ये ब्राह्मण थे। तो इन्होंने एक बुक लिखी जो बहुत कंट्रोवर्शियल बुक है। क्या है? बहुत कंट्रोवर्शियल, बहुत विवादित बुक है। विवादित इसलिए है क्योंकि इसमें, इस बुक में, इसके जैसे अध्याय 4 के श्लोक नंबर 82, 83, 84, अध्याय 4 जैसे हम पढ़ते हैं ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, उसी प्रकार से चैप्टर को हिंदी में अध्याय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अध्याय बोलते हैं। तो इसी के चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 80 से 84 तक में लिखा गया है कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं। क्या लिखा हुआ है? शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर, कब? 25 दिसंबर 1927 यानी आज से 98 साल पहले, कब? 25 दिसंबर 1927 को इसको आग में झोंक दिया। क्या दिया? आग में झोंक दिया, जिसको मनुस्मृति दहन दिवस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनुस्मृति दहन दिवस। इसका रीजन और बताते हैं आपको, ऐसा उन्होंने क्यों किया। इस बुक में लिखा हुआ था कि जो लोअर वर्ण हैं उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। क्या रखने का अधिकार नहीं होगा? संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। जो लोअर वर्ण के जो महिलाएं हैं वो गहने नहीं पहन सकते। गहने पहनेंगे तो क्या पहनेंगे? लोहे के, काले लोहे के गहने पहनेंगे। किसके गहने पहनेंगे? काले लोहे के। संपत्ति रखने का उनको कोई अधिकार नहीं, घर रखने का कोई अधिकार नहीं। हमेशा उन लोग विचरण करते रहेंगे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहेंगे। ये इस बुक में लिखा हुआ है। और क्या है कि हमेशा उन लोग टूटे फूटे पात्र में खाएंगे, यानी जो उनका बर्तन होगा वो क्या होगा? टूटा फूटा रहेगा। इसलिए फिर सबसे ज्यादा ओशो रजनीश सुने आप लोग? बहुत बड़े फिलोसोफर हैं ओशो रजनीश। ओशो रजनीश कहते हैं कि भारत देश का जितना नुकसान इस एक पुस्तक ने किया है उतना पूरी दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। ठीक है। तो जो उस समय लोग थे, राजा लोग भी ऐसे भड़काते थे कि हमारे धर्म में ऐसा लिखा है कि इन लोग के साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए, ऐसा करके। ठीक है। तो इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 में इसको जलाया था। क्या किया था? जलाया था। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप लोग देख सकते हैं। मनुस्मृति दहन दिवस लिखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है। इसको बोलते हैं मनुस्मृति दहन दिवस। क्या बोलते हैं? यहां लिखूं, मनु, आपका इधर लिख देता हूं मैं, मनुस्मृति दहन दिवस। क्या बोलते हैं इसको? दहन यानी होता है जलाना। क्या होता है? दहन दिवस बोलते हैं इसको। तो एक महिला थी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने इस बुक को जो है जलाकर इसमें चिकन बना दिया था, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है। धार्मिक हिंसा फैलाने के जुर्म में टाइप से, क्योंकि आप हेट स्पीच नहीं दे सकते। भारत के संविधान आर्टिकल 19(1) हमें अधिकार देता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन उसमें आप हेट स्पीच नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते?
हेट स्पीच, यानी कि अगर आपके भाषण से लोग भड़क रहे हैं तो उसमें आपको 15 दिन की कस्टडी पर लिया जा सकता है। ओके, तो इसको मनुस्मृति दहन दिवस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनुस्मृति दहन दिवस। तो ओशो बहुत बड़े फिलोसोफर थे, अभी दुनिया में नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा ही कहा था कि इस बुक ने जितना भारत देश का विनाश किया है, उतनी जो विदेशी ताकतें थी वो भी इतना बर्बाद नहीं कर पाई। इसीलिए जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो लोअर वर्ग के लोग यानी कि दलित, एससी एसटी तो उस समय खैर आदिवासी थे, उनको जंगल में रहते थे वगैरह, तो उस समय एससी तबके का लोग जो है बहुत डर में थे कि अब ब्रिटिशर चले जाएंगे, हमारे साथ फिर से जाति व्यवस्था, अत्याचार तो नहीं हो जाएगा। तो एक तरफ लोग, ये हम बात कर रहे हैं 1947 की, कब बात कर रहे हैं? जब देश आजाद हुआ, लोअर डिवीजन के लोग के मन में एक डर था कि अब अंग्रेज चले जाएंगे, क्या हमारे साथ फिर से जाति व्यवस्था ऐसा दुर्व्यवहार तो नहीं होगा करके। फिर लोगों को आश्वासन दिया गया कि अब जो है संविधान बन रहा है। संविधान आपको पता है कि 1946 से शुरू हो गया था, उसका बैठक 9 दिसंबर 1946 से शुरू हो गया था, ठीक है। तो लोगों को आश्वासन दिया है कि इस बार जो है संविधान बना रहे हैं तो आपके अधिकारों और मूल कर्तव्यों और मूल अधिकारों की जो है संरक्षण किया जाएगा करके। तो एक तरफ देश आजादी का जश्न मना रहा था और भारत के 10 से अभी खैर जनसंख्या का 16.6% हिस्सा एससी का है देश में। तो एक हिस्सा जो है देश का शोक में था, चिंता में था कि हमारे साथ दुर्व्यवहार तो नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही कहा जाता है कि दलितों का सूर्य उदय हुआ बोल के। क्या कहा जाता है? दलितों का सूर्य उदय हुआ, मीन्स अच्छे दिन आए उनके। क्या है? अच्छे दिन। क्योंकि आपको पता ही है कि बाबा साहब के पिताजी रामजी सकपाल और उनके दादाजी मालोजी सकपाल, तो दोनों जो है आर्मी में थे। क्या थे? ब्रिटिश आर्मी में। रामजी पिताजी का नाम है बाबा साहब के, और मालोजी सकपाल उनके दादाजी का नाम है। तो ये दोनों ब्रिटिश आर्मी में थे। किसमें थे? ब्रिटिश आर्मी में थे। तो ब्रिटिशर्स के लिए क्या था? गुलाम है। क्या है? गुलाम है। उनको फर्क नहीं था कि ये सवर्ण से आ रहे हैं या अवर्ण से आ रहे हैं, ठीक है। उनको यह था गुलाम है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो। तो और क्योंकि अनटचेबिलिटी या जो कास्ट सिस्टम है ये सिर्फ भारत में ही है। पूरे दुनिया के आप इतिहास पढ़ लेंगे, जो कास्ट सिस्टम है सिर्फ भारत में ही है। किसमें है? भारत में ही। तो उनको पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है क्या करके, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने, आप सभी को पता है कि सती प्रथा का अंत कराया। सती प्रथा का अंत कराया राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर, ठीक है। तो सती प्रथा का अंत कराया। विधवा पुनर्विवाह, पहले अगर महिला विधवा होती थी तो उसका सिर का मुंडन किया जाता था। ये हर किसी वर्ण की बात हो रही है, ठीक है, ब्राह्मण्स में भी, क्षत्रियस में भी। अगर महिलाओं के अधिकार, तो संविधान सिर्फ हमारे लिए है ऐसा ना सोचिए, हर वर्ण की महिलाओं के लिए और एससी एसटी ओबीसी के लिए तो है ही, ठीक है। तो उससे पहले क्या होता था, जब कोई विधवा होती थी महिला, ऑब्वियसली विधवा कौन होंगी? महिलाएं। तो विधवा को इंग्लिश में बोलते हैं विडो। क्या बोलते हैं? विडो। जब कोई महिला विधवा होती थी तो उसका सिर का मुंडन किया जाता था, सफेद कपड़े पहनाए जाते थे और उसको बहुत सारे दुर्व्यवहार किया जाता था और उसको एक अपशगुन की तरह देखा जाता था। शादी विवाह कुछ भी अच्छा चीज होता था वहां पर उसको अपशगुन की तरह से भेज दिया जाता था, दूर रहो ऐसा बोल, ठीक है। अपने पति को खा गई, इस प्रकार से कथित तौर पर कहा जाता था। तो उन सब बातों का भी ध्यान रखा गया संविधान में। याद है ना, संविधान का मतलब क्या है? संविधान, सबके लिए बराबर विधान, यानी कि बराबर नियम। एक वर्ण को सेंट्रिक करके संविधान नहीं बनाया गया है। जिस प्रकार मनुस्मृति ब्राह्मण को केंद्र में रखकर बनाया गया था कि सबसे बड़ा दान ब्राह्मण को दिया गया, दान सबसे बड़ा ब्राह्मण, इस प्रकार से एक वर्ण को केंद्र में रखकर मनुस्मृति को बनाया गया था। संविधान क्या है? संविधान, सबके लिए समान कानून। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स का आगमन के बाद फिर थोड़ी सी राहत मिली। उसके बाद फिर हम देखेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले,
महात्मा ज्योतिबा फुले ओबीसी वर्ग से आते थे, फूल का काम करते थे। महात्मा फुले, महात्मा फुले। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ण सिस्टम में 4 वर्ण थे, उसके बाद जब कास्ट सिस्टम आए तो 3 ही चीजें थी। कितनी चीजें थी? 3 चीजें थी, ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण और अछूत। कितनी चीजें थी? 3 चीजें, ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण और अछूत। तो ब्राह्मण ब्राह्मण हुए, बाकी सब गैर ब्राह्मण और बचे अनटचेबल्स। महात्मा ज्योतिबा फुले और इनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका है। क्या है? पहली महिला शिक्षिका। सावित्रीबाई फुले जी आपको दिख रही हैं, ये भारत की पहली महिला शिक्षिका हैं। इन्होंने अपने हिस्से का खेत बेचकर स्कूल खोला। महात्मा ज्योतिबा फुले की धर्मपत्नी है ये सावित्रीबाई फुले। फर्स्ट फीमेल एजुकेटर ऑफ इंडिया। फर्स्ट, यहां जितने भी गर्ल्स पढ़ पा रही हैं इन्हीं का योगदान है। देखिए, सुबह उठकर थैंक यू बोला करो इनको। फर्स्ट फीमेल एजुकेटर, या हम लिखेंगे टीचर ऑफ इंडिया। इनका जो सरनेम है फूले, इसी से आप समझ पाएंगे कि ये फूल बेसिकली हम लोग बात करें ज्योतिबा फुले की, महात्मा ज्योतिबा फुले की, यानी इनके पति की। तो राजघराने में माली होता है, माली समझते हो, गार्डनर। तो फूल तोड़ने का काम करते थे महात्मा ज्योतिबा फुले। तो उनको राजा जो है, जैसे होता है ना, राजा लोग खुश होकर अपने जो है सोना का हार निकालते हैं, ये लोग कर देते हैं ना, ऐसा टाइप से। तो महात्मा फुले को, इनको महात्मा फुले को राजा जमीन दिए थे। क्या दिए थे? जमीन। आप देखेंगे कुछ किसी के बुक में 35 एकड़ लिखा हुआ था, 35 एकड़ जमीन दिए। ठीक है, अब उस समय का उतना एग्जैक्ट जो है ब्यौरा नहीं हो पाता, लेकिन लगभग जो है 35 एकड़ का जमीन दिए थे। क्या दिए थे? जमीन। मतलब राजा लोग खुश होकर देते हैं ना, उसी प्रकार दिए थे। तो फिर उस जमीन को वो बेचकर 3 स्कूल खोले थे। क्या खोले थे? 3 स्कूल, जिसमें महिला शिक्षक, महिला एजुकेशन पर जो है ना, गर्ल एजुकेशन पर जो है विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। इनका याद रखेंगे, सावित्रीबाई फुले जब ये पढ़ाने जाती थी तो इन पर गोबर फेंक कर मारते थे लोग, पत्थर फेंक कर मारते थे कि लड़की लोग को पढ़ाएगी, हमारे लड़कियां जो है पढ़ लिख कर जो है ज्यादा मतलब कि धर्म को भूल जाएंगी, खत लिखेंगे दूसरे को, इस प्रकार से लोग बोला करते थे। तो जब ये पढ़ाने जाती थी 2 साड़ी पकड़ जाती थी, मतलब एक साड़ी पहन के एक साड़ी पकड़ के जाती थी। क्यों? क्योंकि लोग गोबर, पत्थर, कीचड़ मारते थे। इतना संघर्षों के बदौलत आज हम यहाँ जो जी पा रहे हैं वो पा रहे हैं। ठीक है, तो आजादी बोलते हैं ना, आजादी हमको कौड़ियों के भाव नहीं मिली, इतने लोगों ने अपना खून बहाया है। ठीक है, तब जाके हमको आजादी, स्वतंत्रता, राइट्स, अधिकार जो हम आज पढ़ लिख पाते हैं। ठीक है, इन्होंने, बोलते हैं ना, शिक्षक जो है खुद को जलाकर दुनिया में रोशनी फैलाते हैं। किसको जलाकर? खुद को जलाकर। तो उन्होंने खुद को जलाया है, तब जाकर आज हम लोग पठन पाठन के कार्य जो है कर पाते हैं, रोड पर जो है खुलेआम जो है चल पाते हैं। तो इन सब का जो है योगदान है। तो याद रखिएगा, हमेशा कंट्रीब्यूशन याद रखिएगा, और हमेशा पढ़ें तो इस उमंग के साथ पढ़ें कि हाँ, हम पढ़ने आते हैं, हमारे पढ़ने के लिए लोगों ने कितना संघर्ष किया है, इस बात को याद रखिएगा। ओके, सो ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू विराम दिस सेशन। चलिए, धन्यवाद।